जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम हरियाणा सिविल सर्विस में रिसेंटली पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे और वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच के बारे में बता दूं, इसमें सारी एनसीईआरटीज और यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज थोरोली कवर्ड हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें कवर्ड हैं और ये नंबर है जहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो थीम एनसीईआरटी से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने का तरीका आप जानते हो, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 पेयर्स दिए गए, आपको बताना है कि कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच है। तो ये पेयरिंग वाला एक स्टैंडर्ड तरह का क्वेश्चन है। पहला है पथमार, दूसरा उल्लूक, तीसरा दावा। हॉर्स पोस्टल सिस्टम, फूट पोस्टल सिस्टम और मैसेंजर्स। तो ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। इसमें इन्होंने पूछा था कि मिडिवल इंडियन पोस्टल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में 2 तरह के, पहला हॉर्स पोस्ट और दूसरा फूट पोस्ट, जिन्हें उल्लूक और दावा कहते हैं रेस्पेक्टिवली, इसके बारे में किन्होंने बताया था। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं अल-बरूनी, दुआर्ते बारबोजा, इब्न बतूता और सैयदी अल रईस। और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था 2022 में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको 2022 से ही प्रिपेयर करवाता आ रहा हूँ, 4 साल पहले से। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने ये पोस्ट करा था खुद से क्वेश्चन तैयार करके, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और ये उल्लूक और दावा जो है ये आप साफ तौर से पढ़ सकते हो थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। ट्रेवलर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने बहुत डिटेल में बैच में डिस्कस करा है। तो ये आप देखो, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट सारे ही जो ट्रेड रूट्स हैं उनमें इंस थे। इंस का मतलब सराय कहते हैं, जहाँ पे यात्री रुकते हैं, और गेस्ट हाउसेस होते थे। इब्न बतूता ने ये देखा कि पोस्टल सिस्टम भी बहुत ही शानदार है और इसमें ना केवल मर्चेंट्स इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं, बल्कि लॉन्ग डिस्टेंसेस में इन्हें क्रेडिट वगैरह भी, और इसके अलावा जो गुड्स है इन्हें डिस्पैच करना है, ये भी इन्हें मिल पाता है। पोस्टल सिस्टम भी काफ़ी एफिशिएंट है, 5 दिन में ही दिल्ली से सिंध तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये बड़ी ही खास बात है। इनफैक्ट आप देखो तो इन्होंने कुछ और बताया है आगे। इन्होंने बताया है कि हॉर्स या फोर्ट, तो इब्न बतूता ने पोस्टल सिस्टम को किस तरह से एक्सप्लेन करा है, 2 तरह से। पहला इन्होंने कहा कि अगर घोड़े के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, हॉर्स पोस्ट के थ्रू, तो इन्हें हम उल्लूक कहते हैं। और ये रॉयल हॉर्सेस होते हैं जो हर 4 मील की दूरी पे मौजूद हैं। तो एक हॉर्स से 4 मील तक जाएगा और वहाँ पर पोस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगले हॉर्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और ये जो फूड पोस्ट है ये 3 स्टेशन पर माइल, यानी 1 माइल पे 3 स्टेशन पे देखने को मिलते हैं। और इन्हें हम दावा कहते हैं। तो ये क्या है, माइल का 1/3 है ना। तो ये 2 टर्म्स हैं जो बहुत ही खास हैं, बार बार पूछे गए हैं, कोई नई बात नहीं है, ये आपको याद होना ही चाहिए, उल्लूक और दावा। ठीक है, उल्लूक जो है वो हॉर्स पोस्टल सिस्टम है और जो दावा है वो फूट पोस्टल सिस्टम है। पथमार जो टर्म है ये भी थीम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे तो ये बताते हैं कि जो न्यूज़ रिपोर्ट है और जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मुगल रूल के टाइम पे लेंथ एंड ब्रेड तक पहुंच पाते हैं इंपीरियल पोस्ट के थ्रू। मतलब हर एक जगह पे पहुंच जाते हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। और इसमें हम देखते हैं कि कासिद या पथमार जो कि फुट रनर होते हैं, ये भी पेपर रोल्स को बैम्बू कंटेनर्स में लेकर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एम्पेरर को भी रिपोर्ट मिलता है बहुत ही दूर दराज के प्रोविंसेस कैपिटल में कुछ दिनों के अंदर ही। और इनफैक्ट आप देखो तो ऑब्वियसली दोस्तों मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं है कि 2 सेकंड में इन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ दिनों के अंदर मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, 400-500 साल पहले की बात में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कैपिटल्स हैं उनके बाहर जो आउटसाइड हैं, आउटसाइड द कैपिटल, वैसे नोबल्स जो पोस्टेड हैं और जो ट्रिब्यूटरी रूलर्स हैं वो भी इन अनाउंसमेंट्स वगैरह को मैसेंजर्स के थ्रू पहुँचाते हैं टू देयर मास्टर, है ना। और इस तरह से एम्पायर जो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर को रूल करने के लिए बाकी एरियाज़ की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कासिद है या जो पथमार है वो फुट रनर कहलाते हैं। फुट रनर मतलब जो पैदल दौड़ करके इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो पथमार है, हॉर्स पोस्ट सिस्टम तो नहीं है, हॉर्स पोस्टल सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि हॉर्स पोस्टल सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है रनर के साथ। तो 1 तो गलत है। उल्लूक जो है वो फुट पोस्टल सिस्टम तो नहीं, हमने देखा उल्लूक जो है वो हॉर्स पोस्टल सिस्टम है। घोड़े के थ्रू जब कम्युनिकेशन को पहुंचाया जाता है तो वो कहलाता है उल्लूक। और दावा भी हमने देखा, दावा तो जो फुट मैसेंजर्स हैं वो कहलाते हैं। तो ये जो दावा है क्या मैसेंजर्स के साथ सही होगा? देखो ये फूट पोस्ट वाले दावा कहलाते हैं, तो ये आई गेस सही है, क्योंकि जो मैसेंजर हैं वो ऑब्वियसली पैदल चल करके इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं इस केस में। तो ये एक ब्रॉड टर्म है मैसेंजर। मैसेंजर में हर तरह के मैसेंजर आते हैं, फुट वाले भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में 3 को सही कंसिडर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होना चाहिए, ओनली 1 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रेवलर्स के ऊपर ही है दोस्तों, और इसमें 3 ट्रेवलर्स के नाम देकर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है।
पहला है बर्नियर, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा है अबुल फजल। पहला कह रहे हैं कि बर्नियर ने पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करा, दूसरा इब्न बतूता ने कंपेयर करा इंडिया को यूरोप की सुपीरियोरिटी के साथ, तीसरा ये अबुल फजल ने कहा कि ये जो किंगशिप है वो रेमुनरेशन की बात कर रहे हैं, है ना, कि लैंड रेवेन्यू जो है वो रेमुनरेशन है किंगशिप की। और ये आप पूरा पढ़ लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत डिटेल में। अभी हमने पढ़ा कि इब्न बतूता ने पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करी थी, तो ये यहाँ पे जो पोस्टल सिस्टम ने पढ़ा, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी हमने समझा, है ना, ये रहा, इब्न बतूता ने बताया था पोस्टल सिस्टम के बारे में, तो इस वजह से जो सेकंड है वो इसके साथ मैच होगा। और बर्नियर ने कई बार, ये हमने पढ़ा, ट्रेवलर वाली ये मेन फाइल है हमारी बैच की, ये आप देखो, है ना, इब्न बतूता ने पहले तो ये, हाँ बर्नियर, तो बर्नियर के कुछ कोट्स हैं जो मैंने लिख रखे थे कि वो पूछ रहे थे उस टाइम पे, है ना। इन्होंने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम की बुक लिखी है, और ये फ्रांस से थे, बर्नियर फ्रांस से थे और पैसे से डॉक्टर थे, ही वॉज अ डॉक्टर, फिजिशियन थे दारा सिको के। दारा सिको शाहजहाँ के बड़े बेटे हैं, तो उनकी हेल्थ में मदद करते थे, उनको हेल्थ को बनाए रखने में अच्छे से। देखो इसमें क्या क्या इनके कोट हैं, इन्होंने ना कंपैरिजन करा, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड को क्रिटिसाइज करा, और इसके अलावा इंडियन सोसाइटी को यूरोप की सोसाइटी से कंपेयर करा। इन्होंने ये कहा कि इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्पोवरिज्ड पीपल, यानी ये गरीब लोगों के अनडिफरेंशिएटेड मासेस हैं, जिसको एक स्मॉल माइनॉरिटी जो कि बहुत रिच है और पावरफुल रूलिंग क्लासेस हैं उनके द्वारा सब्जुगेट किया गया है। उसके बाद इन्होंने कहा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और रिचेस्ट ऑफ द रिच कोई सोशल ग्रुप या क्लास नहीं, मतलब एक तो तबका है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, गरीबों में भी गरीब है, और एक जो तबका है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, रिचेस्ट ऑफ द रिच है। इसके इन्होंने यूरोपियन किंग्स को ये वार्न करा कि मुगल मॉडल को आप ना अपनाएं, तो मतलब यूरोप को सुपीरियर दिखाने का प्रयास किया गया है। और मुगल किंग्स किनके किंग्स है, बैगर और बर्बेरियंस के, तो इस तरह के कोट्स इन्होंने दिए। और इसके बाद फिर ये बता रहे हैं कि नॉन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट द स्टेट वाज द सोल ओनर ऑफ लैंड। पता नहीं ये कैसे लिखा इन्होंने बर्नियर ने, कोई भी मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं बताया गया कि स्टेट ही सोल ओनर है, मतलब जमीन का मालिक कंप्लीटली स्टेट है, ये वाली बात नहीं देखने को मिलती है किसी भी मुगल बुक्स में, बट बर्नियर ने ऐसा बताया है। तो आई होप आपको समझ आया कि बर्नियर किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं यूरोप की सोसाइटी को इंडियन सोसाइटी के साथ। तो यहाँ जब हम देखते हैं इस बात को तो हमें साफ तौर से समझ आता है कि ये हमेशा इंडिया को यूरोप की सुपीरियोरिटी के साथ कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को स्वैप कर दिया गया है एज यूजुअल, इस तरह के पेयर्स में देखने को मिलता है। तो 2 पेयर्स तो यहाँ पे साफ तौर से गलत हैं, तो हमें सही बताना है। तो 3 पेयर तो सही हो नहीं सकता, 2 पेयर तो सही हो नहीं सकता। अब या तो आंसर ए होगा या फिर डी होगा। अबुल फजल ने क्या कहा लैंड रेवेन्यू को, कि ये रेमुनरेशन है किंगशिप की, यह एक डिमांड है जो सिक्योरिटी देने के बदले में दी जाती है, रादर देना टैक्स, है ना। तो ये चीज़ भी मेंशन है। वैसे ये मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लगा दिया, या पढ़ लेना, है ना। बर्नियर ने किस तरह से बताया कि बैगर और बर्बेरियंस का ग्रुप है। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक रीज़न की बात करते हैं जो क्राउन ओनरशिप है लैंड की, इस वजह से ये कहते हैं। नॉन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ने ये कहा कि स्टेट से सोल ओनर है लैंड का। इनफैक्ट अबुल फजल जो कि 16th सेंचुरी के क्रोनिकलर है, मतलब अकबर के राइन्स को इन्होंने मेंशन करा अपनी बुक्स में। आइन अकबरी बड़ी फेमस बुक है अबुल फजल की, जैसा कि आप जानते हो। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो लैंड रेवेन्यू है ना, ये सॉवरेंटी की रुमिनेशन है, यानी ये क्लेम है, एक तरह से क्लेम है रूलर के द्वारा कि जो इनके सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट मतलब जनता है, उन्हें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं रादर देन एज ए रेंट ऑन लैंड। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यूरोपियन ट्रेडर्स ने इस तरह के क्लेम को, जो कि रेंट की बात है, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू डिमांड है वो थोड़ा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था इनफैक्ट कई बार, कई केसेस में, तो इस वजह से इन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस है ना। हालांकि एक्चुअली दिस वाज नॉट अ रेंट और इवन अ लैंड टैक्स बट अ टैक्स ऑन द क्रॉप, है ना। खासतौर से ये हम देखते हैं कि क्रॉप्स पे ही टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो जो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन है वो इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न थ्योरिस्ट को फ्रॉम द 18th सेंचुरी, है ना। इनफैक्ट मॉन्टेस्क्यू भी ये बताते हैं, मतलब इनके जो अकाउंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अबुल फजल ने ये कहा है कि ये रेमुनरेशन है किंगशिप की, है ना, लैंड रेवेन्यू की जो ये बात करते हैं, या जो डिमांड है मेड इन एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द पीपल रादर देन टैक्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हो, रेमुनरेशन ऑफ सॉवरेंटी की बात कर रहा है ना। तो तीसरा सही है और पहला और दूसरा गलत है, तो ओनली 1 पेयर इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना, अबुल फजल ने जस्टिफाई करा लैंड रेवेन्यू को कि ये तो प्रोटेक्शन और गवर्नेंस के लिए पेमेंट है, केवल टैक्स नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपाइलेशन दिए गए और आपको बताना है किनसे रिलेटेड है। सियारुल औलिया, मकतूबात इमाम रब्बानी, फवेदुल फुआद। तो हमने हाल ही में एचसीएस का पेपर डिस्कस किया था लास्ट ईयर वाला, तो उसमें भी ये पूछा गया था। अबुल हसन अल हुजवीरी, कुली खान जहानारा और अमीर हसन सीजी दहलवी, और ये आपको इनके बुक्स के साथ मैच करना था। फवेदुल फुआद है, कासुल महजूब है, मुराकाए दिली और मुनीस अल अखा है। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा, ये देखा हमने कि सीएपीएफ में ही पूछा गया है कि एक सूफी वर्क है कास उल महजूब, ये किन्होंने लिखा है, तो अबुल हसन अल हुजवीरी ने लिखा है। यहाँ पे सीडीएस में पूछा गया कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है जो कि जहान आरा ने लिखी है उसका नाम क्या है, तो मुनीस अल अरवा है। और इसके बाद फिर हमने एनसीईआरटी से सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया था भक्ति सूफी वाले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था। ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली। ये वाला क्वेश्चन है ना, एचपीएससी में पूछा गया है। तो एचपीएससी का जब 2023 में पेपर हुआ था उस टाइम भी हमने डिस्कस करा था। इसके अलावा भक्ति सूफी वाले लेक्चर में भी मैंने ये अलग से क्वेश्चन कवर किया था। मलफूजात क्या है, मकतूबात क्या है, तज़किरा क्या है, तो ये अक्सर पूछते हैं। ये सूफीज़म के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो अब हम इन्हें वन बाय वन करके समझ लेते हैं एज़ यूजुअल। उसके बाद ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ध्यान में रहेंगी। तो इसमें देखिए क्या क्या है। पहला है कस्ब उल महजूब, तो ये लिखा है अली बिन उस्मान हुजवीरी ने। तो हुजवीरी ना आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, तो जो सूफी थॉट या प्रैक्टिसेस हैं उन पे जो ट्रिटाइजेस लिखे गए हैं ना, उस पैटर्न में ये बुक लिखी गई है कस्ब उल महजूब। तो ये हिस्टोरियंस को बताती है कि किस तरह से सूफी थॉट इंडिया के बाहर भी इन्फ्लुएंस में था। देन मलफूजात है। मलफूजात का मतलब अटर्ड होता है, यानी सूफी सेंट्स की जो कॉन्वर्जेशन है ना, जो वार्तालाप है, वो मलफूजात कहलाती हैं। और जो ईयरली टेक्स्ट है मलफूजात में वो कौन सी है, फवेदुल फुआद है, जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि उनके ही बेसिकली कॉन्वर्जेशंस हैं। और ये कंपाइल किसने करा है, तो अमीर हसन सीजी दहलवी ने, जो कि एक नोटेड पर्सन पोइट है। तो मलफूजात के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि एक फेमस मलफूजात है फवेदुल फुआद, और ये किसने कंपाइल करा है, अमीर हसन सीजी दहलवी ने। फिर हम पढ़ते हैं मकतूबात। मकतूबात का मतलब रिटेन या कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मतलब जो लेटर्स का कलेक्शन है ना वो मकतूबात कहलाता है। और ये सूफी मास्टर्स के जो लेटर्स हैं, जो उनके डिसाइपल्स के साथ एक्सचेंज किए गए या जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे मकतूबात की डील करता है। और जो लेटर्स हैं जिन्हें हम मकतूबात इमाम रब्बानी कहते हैं, और ये नोटेड 17th सेंचुरी नक्शबंदी सूफ़ी के हैं, ये शेख अहमद सिरहंदी, इनके देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देन तज़किरा है। तो जो तज़किरा है ये बायोग्राफिकल अकाउंट होते हैं। सूफी सेंट की बायोग्राफिकल अकाउंट को तज़किरा कहते हैं। तो सियारुल औलिया जो है ये बहुत ही फेमस है, और ये फर्स्ट सूफी तज़किरा लिखा गया था, और ये मीर खुर्द किरमानी का था। इसी तरीके से एक और काफ़ी फेमस तज़किरा है अखबार उल अख्यार का, ये अबुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, और ये ऑफन ग्लोरीफाई करते हैं अपने स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी को। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, बड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा कि सियारुल औलिया या मकतूबात इमाम रब्बानी, तो इन्होंने किस तरह से ये दे रखा है। मकतूबात इमाम रब्बानी के बारे में कहा है कि जो मकतूबात है वो क्या है, मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ रिटन लेटर्स। तो मकतूबात का मतलब क्या होता है, ये देखो कलेक्शन ऑफ लेटर्स है ना, रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर, तो ये तो सही हो जाता है। देन फवेदुल फुआद की बात कर रहे हैं ये, तो फवेदुल फुआद आप देख लो, ये यहाँ पे है। फवेदुल फुआद क्या, मलफूजात से जुड़ा हुआ है। जो ईयरली टेक्स्ट है मलफूजात का फवेदुल फुआद कहलाता है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि मलफूजात मीनिंग कॉन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट, तो सूफी सेंट की जो कॉन्वर्जेशन है मलफूजात कहलाती है ना, ये रहा ये। तो इस वजह से ये तीसरा भी सही है। पहला कह रहा है सियारुल औलिया, तो सियारुल औलिया तज़किरा से रिलेटेड है, ये ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये देख लो आप, सियारुल औलिया के बारे में यहाँ पे मेंशन है, ये रहा। तो सियारुल औलिया जो है फर्स्ट सूफी तज़किरा है। तज़किरा का मतलब होता है सेंट्स के बायोग्राफिकल अकाउंट, सेंट्स के बायोग्राफिकल अकाउंट है ना, तो रिकलेक्शन ऑफ बायोग्राफी ऑफ सूफी सेंट, सही बात है ये। तो तीनों ही पेयर यहाँ पे सही है, तो आंसर होना चाहिए सी, ऑल द 3 पेयर। और जो क्वेश्चन इससे पूछे गए वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको और लॉन्ग टर्म में याद रहें। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो। अबुल हसन अल हुजवीरी, कुली खान जहानारा और अमीर हसन सीजी दहलवी। तो कासफुल महजूब किसने लिखा है, अभी हमने पढ़ा है कि कासफुल महजूब जो है वो अबुल हसन अल हुजवीरी ने लिखा है। तो ए जाएगा 3 के साथ,
क्या 3 किसी में, हाँ ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया है। देन कुली खान ने मुरक्काए दिल्ली लिखा है, जहान आरा ने मुनीस अल अक्खा, और अमीर हसन सीजी दहलवी ने फवेदुल फुआद, है ना, अमीर हसन सीजी दहलवी ने फवेदुल फुआद। ये देख लो आप, है ना, ये रहा फवेदुल फुआद, अमीर हसन सीजी दहलवी ने कंपाइल करा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ये आप बताओ, मलफूजात जो है वो सूफ़ी सेंस की कॉन्वर्जेशन है, मकतूबात जो है सूफ़ी सेंस की बायोग्राफीज़ का रिकलेक्शन है, और तज़किरा जो है वो रिटेन लेटर्स का कंपाइलेशन है। तो इसमें क्या होगा आंसर? तो ये आप देखो, मकतूबात का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, है ना, पहले ही मलफूजात वगैरह के बारे में पूछ रखा है। तो मकतूबात क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि ये जो मकतूबात है कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। मैं बार बार स्लाइड्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे, क्योंकि मैं तो इन्हें बार बार पढ़ाता हूँ, पर ये आपको ये याद रखना है ना। तो मकतूबात जो है वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं। तो ये तो यहाँ पे गलत दे रखा है इन्होंने, है ना, ये लेटर्स का कलेक्शन है, तो 2 तो ये थर्ड वाले के साथ मैच होना चाहिए। और तज़किरा की अगर हम बात करें तो तज़किरा, ये देखो आप, तज़किरा का मतलब होता है बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट्स। ठीक है, सेंस की बायोग्राफिकल अकाउंट को तज़किरा कहते हैं। तो ये यहाँ पे 2 और 3 को स्वैप कर दिया गया है। और मलफूजात सही है, सूफ़ी सेंस का जो है ना, ये देखो सूफ़ी सेंस की जो कॉन्वर्जेशन है, सूफ़ी सेंस की जो कॉन्वर्जेशन है वो मलफूजात कहलाती हैं। तो एक सही है बस, ओनली 1 पेयर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन सही हैं, तो इन्हें आपको सॉल्व करना आसानी से होना चाहिए आपके साथ ये। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ट्रेवलर्स के ऊपर है और आपको बताना है किस देश से अपना संबंध रखते हैं। दुआर्ते बारबोजा, निकोलो डे कॉन्टी और अल्फांसी निकितीन। तो बड़ा ही आसान सवाल है, सबने पढ़ा है ट्रेवलर्स के बारे में, ये भी थीम एनसीईआरटी से बाकी सवालों की तरह। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि ये बेसिकली फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी, यानी ये विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे ट्रेवलर्स विजयनगर एम्पायर को विजिट करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। कुछ अकाउंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो इटालियन ट्रेडर है, नाम है इनका निकोलो डे कॉन्टी, और एक एम्बेसडर है अब्दुल रजाक, और ये पर्सिया से आए हैं। इसी तरह से अल्फांसी निकितीन है जो कि रसिया से हैं। तो अलग अलग देश के लोग भी, इनफैक्ट आप देखो तो डुआर्टे बारबोजा, डोमिंगो पेस और फर्नियो नुनीस ये पुर्तगाल से आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग देश के ट्रेवलर्स आ रहे हैं और विजयनगर एम्पायर को उन्होंने विजिट करा है। तो बारबोजा जो है वो पोर्टुगीज है, निकोलो डे कॉन्टी इटालियन है, और अल्फांसी निकिटीन रसियन है। तो 2 और 3 को स्वैप कर दिया गया। तो यहाँ पे एक पेयर सही है, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर फैक्ट और उनके रिलेशन के बारे में आपको बताना है। हीरिया, कमलापुरम और अमरनायका, ये 3 टर्म्स सर आपको उनके साथ मैच करना है। तो इसमें भी ये भी अपना थीम्स एनसीईआरटी से पूछा गया है, थीम्स एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। तो ये इंपीरियल कैपिटल विजयनगर वाला चैप्टर यहाँ पे आप देखो तो साफ तौर से बताया है कि कुछ टैंक वगैरह भी बनाए गए थे विजयनगर रूलर्स के द्वारा, और इसमें से जो एक फेमस टैंक है वो कमलापुरम का टैंक है ना, जो 15वीं सेंचुरी में बनाया गया है। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये कमलापुरम प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक तरह का टैंक है, वाटर टैंक है। प्लेटफॉर्म तो महानवमी डिब्बा है ना, कई बार हमने पढ़ा है ये। और इसके बाद हीरिया की बात करते हैं, तो ये हीरिया क्या है, तो ये आप देखो हीरिया कैनाल है, बहुत फेमस वाटर वर्क देखने को मिला हमें, और उनके र्यून्स जो हीरिया कैनाल में है। और ये जो डैम था ना तुंगभद्रा में, वहाँ से ये पानी लेकर आता था। तो ये अपेरेंटली संगम डायनेस्टी के रूलर के द्वारा बनाया गया। तो इस हिसाब से ये सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा अमरनायका मिलिट्री कमांडर्स थे, ये तो सही है, हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है अमरनायका सिस्टम के बारे में, बहुत डेप्थ में हमने पढ़ा है। आप लास्ट के लेक्चर रेफर कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये पूछते हैं अमरनायका सिस्टम के बारे में। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ओनली 2 पेयर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, बी, है ना। और ये मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दिया, यहाँ से आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नलिर द्वीप प्रबंधम, अंडल और तीव्रम, ये 3 बुक्स के नाम दिए गए। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था कि नलिर द्वीप प्रबंधम और अंडल वगैरह बार बार पूछे जाते हैं, और इस पेपर में भी पूछ लिए गए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। और ये भी अपनी थीम एनसीईआरटी मेंशन है, और मैंने कई बार पढ़ाया, थीम एनसीईआरटी पढ़ाया, बैच में ही पढ़ाया, हर जगह पे मैंने ये पढ़ाया है। एक अलग से थीम वाइज सीरीज़ करके हमने रिलीज़ करा था यूट्यूब पे, वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस करा है।
तो अलवर्स और नैनार्स के बारे में आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि जो विष्णु डिवोटीज़ हैं वो अलवर कहलाते हैं और जो शिवा डिवोटीज़ हैं ये नैनार कहलाते हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो नलिर द्वीप प्रबंधम है ना, जिसे हम तमिल वेद के रूप में कहते हैं, ये भगवान विष्णु के प्रेज में है, तो ये अलवार्स की कॉम्पोजिशन है। ठीक है, ये अलवार्स की कॉम्पोजिशन है, ये बात आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरी बात ये कि जो अंडल है ये एक वीमेन अलवर सेंट है। वीमेन सेंट्स कम ही हुई हैं, तो अलवर में से जो विष्णु की डिवोटीज हैं उनमें से एक अंडल है जो कि एक फीमेल भक्ति सेंट है, वीमेन भक्ति सेंट है अलवर्स में, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसी तरीके से कराइकल अम्यार जो है वो शिवा के डिवोटी हैं। दैट मीन्स ये क्या है, ये नैनार्स हैं, नैनार भक्ति सेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है 2 बातें। देन और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर है तो ये आप देख लो, ये रहा नलिर द्वीप प्रबंधम, जिसे 4000 सेक्रेट कॉम्पोजिशन कहते हैं। इसके अलावा जो तेवरम है उसमें अपार, संबदार और सुंदरार, इनके जो पोएम्स हैं उनका कलेक्शन देखने को मिलता है। ये भी भक्ति सेंस है, अपार, संबदार और सुंदरार। तो यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये पहले कह रहे हैं नलिर द्वीप प्रबंधम जो शिवा हाइम्स ऑफ इन तमिल लैंग्वेज, ये देखने को मिलता है। तो ये तो गलत है ना, हमने पढ़ा है कि जो नलिर द्वीप प्रबंधम है ये अलवर्स की कॉम्पोजिशन है, शिवा हाइम्स नहीं है। शिवा हाइम्स होती है तो नैनार्स की कॉम्पोजिशन होती, तो इस वजह से पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं अंडल विष्णुज बिलवेड, तो ये सही बात है। अंडल जो है ये हमने लास्ट के लेक्चर में भी देखा, MPPSC वाला जो हमने डिस्कशन करा था वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अंडल है वो विष्णुज बिलवेड है, क्यों? क्योंकि ये अलवर सेंट है, तो सेकंड जो है वो सही है। तीसरा कह रहे हैं तेवरम, तो जो तेवरम है वो अपार, संबदार और सुंदरार के पोएम्स का कंपाइलेशन है, तो तीसरा जो है वो सही है। तो यहाँ भी 2 ही पेयर सही है, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे, ओनली 2 पेयर। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो मोस्टली थीम्स एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके काफ़ी कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने लगा दिए हैं, ये आप देखो, हमने CAPF के डिस्कशन के टाइम पे डिस्कस किया था। नलिर द्वीप प्रबंधम क्या है, तो अलवार्स की कंपोजिशन है। फिर यहाँ भी पूछा गया था नलिर द्वीप प्रबंधम के कंपोजर कौन है, तो अलवार्स है, क्योंकि ये विष्णु के प्रेज में है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया नलिर द्वीप प्रबंधम अलवर सेंस की कंपोजिशन है, सही बात है। थेवरम जो है वो तमिल सेवा हाइम्स की कलेक्शंस है ना, पोएम्स की हमने देखा ये, अपार, संबदार और सुंदरास की। इसके बाद कह रहे हैं नलिर द्वीप प्रबंधम को तमिल वेद कहते हैं, ये भी सही है। फिर आप देखो ये CAPF में पूछा गया नलिर द्वीप प्रबंधम को तमिल वेद कहते हैं, सही बात है ये। अंडल एक अलवर है, ये भी सही। कराकल अम्यार विष्णु डिवोटी नहीं, शिवा डिवोटी है, क्योंकि ये एक नयनार भक्ति सेंट है, फीमेल भक्ति सेंट है। उसके बाद कह रहे हैं मेटल इमेजेस ऑफ सेंट्स अपार एंड सुंदरार वर मेड एंड देन कॉन्सिक्रिएटेड इन शिवा टेम्पल, हाँ क्योंकि ये शिवा डिवोटी है इसलिए, है ना। फिर आप देखो तो ये सारी चीज़ें फिर हमने डिस्कस करी हैं, है ना, बार बार ये पूछा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और आपको बताना है यहाँ में से कौन सा करेक्ट है। तो इस प्रश्न की खास बात यह है कि जो पहला स्टेटमेंट है, अकबर एंड हिज इलीट फर्स्ट सो टोबैको इन 1604 AD, ये हमारी थीम्स एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है। यहाँ पे इन्होंने बताया है स्पिरिट ऑफ टोबैको के बारे में कि टोबैको किस तरह से आया। ये जो प्लांट है जो कि डेक्कन में सबसे पहले पहुंचा, नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचता है 17th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में, मतलब 1600 के आसपास हम देखते हैं कि ये जो टोबैको है वो नॉर्थ इंडिया में आना शुरू हुआ है। और जो आइन है, आइन मतलब आइन अकबरी है, उसमें टोबैको का जिक्र नहीं मिलता है। नॉर्दर्न इंडिया के क्रॉप की लिस्ट तो देते हैं आइन अकबरी में अबुल फजल, बट टोबैको का जिक्र नहीं करते हैं। पहली बार टोबैको का जिक्र कब देखने को मिलता है, तो अकबर और उनके नोबेल्स को पहली बार टोबैको के बारे में 1604 में पता लगता है। इस टाइम पे जो टोबैको की स्मोकिंग है हुक्का या चिल्लम के रूप में, ये बड़े वे में, बिग वे में देखने को मिलने लगी। एंड जहांगीर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इनके एडिक्शन को लेकर के कि वो बैन कर देते हैं टोबैको को, है ना। बट ये इनइफेक्टिव रहा क्योंकि टोबैको एक मेजर आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन बन गया था और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन एंड ट्रेडिंग की जा रही थी। तो जहांगीर थोड़ा कंसर्न हुए कि ये तो लोगों को एडिक्टिव बना रहा है, लोग तो इसके आदी होते जा रहे हैं, तो बैन करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ खास फायदा नहीं मिलता है। तो पहला कह रहा है अकबर एंड हीज एलीट फर्स्ट सो टोबैको इन 1604, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है, बेसिकली डिस्क्राइब करा है इनके कल्टीवेशन को, और नॉर्थ इंडिया में जो टोबैको के यूज़ है उनको डिटेल में बताया है। तो ये बात तो गलत है क्योंकि जो आईने अकबरी है उनकी लिस्टिंग में हमें ये टोबैको का जिक्र नहीं देखने को मिलता है। तो दूसरा जो है गलत है और पहला सही है, तो आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए ना, 1 is ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट में आपको करेक्ट वाला बताना है। पहला कह रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म द संथाल वाज सेटल्ड एट द फुट हिल्स ऑफ राजमहल एंड दिस लार्ज एरिया वाज कंसिडर्ड देयर लैंड, जिन्हें दमीने को कह रहे हैं, एंड वाज मेड टू कल्टिवेट इट।
और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो रीक्लेम करते हैं क्लियर्ड लैंड को ऑफ संथाल बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट, और इस वजह से संथाल रेबिलियन देखने को मिलता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने भी कई बार संथाल रेबिलियन के बारे में पढ़ा है और ये अपनी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो यहाँ से भी हम इसे देख लेते हैं। संथाल रेबिलियन के बारे में जो डिस्कशन है, तो ये कई बार पूछा गया सीआईएसएफ वगैरह में, वो सब भी हमने डिस्कस किया है। ये रहा थीम एनसीईआरटी और यहाँ पे हम देखते हैं संथाल रेबिलियन के बारे में। तो ये आप देखो, संथाल जो है पायनियर सेटलर्स हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये राजमहल हिल्स में पहुँचते हैं, ये सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है। देन दमीने कोह के बारे में भी हमने पढ़ा है कि किस तरह से इन्हें ज़मीन दी जाती है और परसुएड किया जाता है कि आप राजमहल के फुट हिल्स में सेटल हो जाओ। 1832 में एक बड़ा सा एरिया ऑफ लैंड को डिमार्केट कर दिया जाता है कि ये दमीने कोह है और ये संथाल की ज़मीनें हैं और यहाँ पर इन्हें रहना है, प्रैक्टिस करना है प्लो एग्रीकल्चर को और सेटल पीजेंट्स के जैसा जीवन जीना है। बट बात कुछ ऐसी है कि आगे जब हम देखते हैं तो 1850s तक संथाल ये समझ जाते हैं कि ये जो टाइम है वो जमींदार के अगेंस्ट ट्रेवल करने का आ गया है। मनी लेंडर्स के विरोध में हमें बिगुल बजाना है। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल स्टेट का ये साथ दे रहे हैं और एक तरीके से एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो रूल करेंगे और हमारे हाथों में कोई एक्चुअल पावर नहीं है। और ये संथाल रिवोल्ट इस वजह से हमें देखने को मिलता है और संथाल परगना जो है वो क्रिएट होता है। इसके बाद हम देखते हैं, तो अगर हम इस तरह से देखें तो पहला जो है वो पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहे हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पे जो संथाल है वो फुटहिल्स में, राजमहल के फुटहिल्स में सेटल हो जाता है और लार्ज एरिया को दमीने कोह के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो रीक्लेम कर देते हैं क्लियर लैंड को ऑफ द संथाल और वहाँ पे हैवी टैक्सेस, हाई इंटरेस्ट रेट वगैरह लगा दिया जाता है। इस वजह से संथाल रेबिलियन होता है। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि जो कॉलोनियल स्टेट है वो ये उम्मीद करते हैं कि न्यू टेरिटरी बनाई जाएगी संथाल के लिए और यहाँ पे स्पेशल लॉ लगा दिए जाएंगे, है ना। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ज़मींदार जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल असर्ट कर रहे थे ज़मीन एरिया में और यहाँ पे स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, है ना। और जो मनी लेंडर हैं, जो दीकू हैं, जो आउटसाइडर हैं, वो भी बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज कर रहे थे। संथाल रेबिलियन 1855 में हुआ, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है क्योंकि 1857 से पहले का टाइम है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर द रेलवे इज द टाउन ऑफ मिर्ज़ापुर वाज अ कलेक्शन सेंटर फॉर कॉटन कमिंग फ्रॉम द डेक्कन। और दूसरा कह रहे हैं कि जो कॉटन प्रोडक्शन है बॉम्बे में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे। तो अमेरिकन सिविल वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा कॉटन प्रोडक्शन में, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी में मेंशन भी है और हमने समझी भी है कई बार। फिलहाल आप देखो तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो जब मैंने थीम्स एनसीईआरटी पढ़ाई है उस टाइम पे ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये कॉलोनियल सिटीज़ के टाइम पे। तो हम देखते हैं 1853 में जब रेलवेज आ जाता है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाती हैं और जो हर एक रेलवे स्टेशन है वो एक कलेक्शन डिपो बन जाता है रॉ मटेरियल्स का और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बन जाता है इंपोर्टेड गुड्स का। इसी तरीके से मिर्ज़ापुर देखते हैं जो कि गंगा नदी के तट पे है, जिनमें कॉटन्स वगैरह को कलेक्ट किया जाता था और डेक्कन से जो गुड्स वगैरह हैं वो लिए जाते थे। यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर जाता है। क्यों? क्योंकि रेलवे लिंक बना दी जाती है बॉम्बे में, तो ये खास बात है। देन आप देखो ये सवाल पूछ भी लिया गया था सीएपीएफ में कि कौन सा जो शहर है जो गंगा नदी के तट पे है, इनका इन्फ्लुएंस, इनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेलवे लिंक बना दिया जाता है बॉम्बे में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिर्ज़ापुर जो है वो सही है पहला। और दूसरा कह रहे हैं कि कॉटन प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट केम टू एन एंड। अब ये दूसरा जो है गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जो अमेरिकन सिविल वॉर है 1861 से 65 के बीच तक रफली चलता है और इनफैक्ट अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे कॉटन प्रोडक्शन बिल्कुल बूम पे आ जाता है ना। और कॉटन सप्लाई हालांकि डिस्टर्ब कर जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, इस वजह से जो बॉम्बे का जो डेक्कन वाला जो एरिया है खास तौर से, वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉटन काफ़ी अल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में उभर कर आता है और कॉटन बूम हो जाता है वेस्टर्न इंडिया में। बाद में अगेन जाकर कॉटन काफ़ी ज़्यादा कम प्रोड्यूस किया जाने लगता है, मतलब उसका डिक्लाइन हो जाता है। बट अमेरिकन सिविल वॉर से काफ़ी ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ता है। बड़ी ही सामान्य सी जानकारी हर जगह पर मेंशन होती है, कई बार पीवाईक्यू में पूछी गई है।
वहाँ हम ये डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है जो अमेरिकन सिविल वॉर और कॉटन से एसोसिएट करके पूछे गए हैं, बट हमने पहले डिस्कस करा है। तो ये दूसरा जो है गलत है, पहला सही है ना। तो आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ फॉल्स, फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स। तो ये बात आप समझ लो, रेलवे से पहले क्या था, मिर्ज़ापुर एक मेजर कलेक्शन सेंटर था कॉटन का फ्रॉम द डेक्कन, और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता था वाया रिवर रूट्स जैसे गंगा सिस्टम के थ्रू। तो पहला तो सही है। उसके बाद रेलवेज़ के बाद हम देखते हैं कि ट्रेड रूट्स जो है ना शिफ्ट कर गई, कॉटन जो है वो डायरेक्टली बॉम्बे पोर्ट से ट्रांसपोर्ट होने लग गया। तो जो इंटरमीडिएट सेंटर्स हैं जैसे मिर्ज़ापुर वगैरह, इन्हें बाईपास कर दिया गया, तो इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो गई। बट इनका अमेरिकन सिविल वॉर से लेना देना नहीं, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर में हम कॉटन की बूम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। पहला कह रहा है जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसे समरी सेटलमेंट कहते हैं, ये इंप्लीमेंट हुई अवध में 1856 में। दूसरा कह रहा है जो समरी सेटलमेंट है इट इंक्रीज द इनकम ऑफ द मिडिल मैन तालुकदार बाय ग्रांटिंग हिम न्यू लैंड। तो जो मिडिल मैन तालुकदार हैं उनकी इनकम इससे बढ़ जाती है और उन्हें क्योंकि न्यू लैंड मिल जाते हैं। तो ये भी अपनी थीम एनसीईआरटी मेंशन है। देखिए बात कुछ ऐसी है कि जब हम ये पढ़ते हैं अवध के बारे में कि अवध किस तरह से 1857 के रिवोल्ट में जुड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि 1851 से ही डलहौजी मन बना लेते हैं कि अवध को एनेक्स करना है, शामिल करना है ब्रिटिश किंगडम में। और ये कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि अवध एक तरह की चेरी है जो आज नहीं तो कल हमारे मुंह में गिरेगी, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं डलहौजी। और इसके बाद फाइनली 1856 में इसे एनेक्स भी कर लिया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, पर अभी हम जिसकी बात करेंगे वो समरी सेटलमेंट है। क्या है ये समरी सेटलमेंट? देखिए, तो ब्रिटिशर्स तालुकदार के पावर को नहीं झेल सकते थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई कि तालुकदार की पोजीशन और अथॉरिटी को कम कर दी जाए। जब एनेक्सेशन कर लिया गया अवध का, तो फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट जिसे समरी सेटलमेंट कहते हैं 1856 का, जो कि इस एजम्पशन में था, इस उम्मीद में था कि तालुकदार तो इंटरलोपर है, इनका परमानेंट स्टेक नहीं है लैंड में, ज़मीनों में इनका अस्थायी दाव नहीं है, ये नहीं बता सकते कि ज़मीनें हमारी हैं परमानेंटली। और इन्होंने जो ज़मीनों पे होल्ड किया है, कब्जा किया है, वो फोर्स के थ्रू किया है, फ्रॉड के थ्रू किया है, ये बातें मानते थे ब्रिटिशर्स। अब समरी सेटलमेंट बेसिकली तालुकदार के पावर को रिमूव करने के लिए जहाँ भी हो सके लाया गया था। और फिगर ये बताते हैं कि प्री ब्रिटिश टाइम में तालुकदार के पास 67% थी विलेजेस की, जो कि अवध में थी। देन समरी सेटलमेंट के बाद ये जो नंबर है वो 38% आ जाता है। साउथ सदर्न अवध के जो तालुकदार हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इनकी आधे से ज़्यादा ज़मीनें इनके हाथों से चली जाती हैं। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स ये भी मानते हैं कि तालुकदार को जब हम हटा देंगे तो हम ज़मीनों के असली मालिक जो किसान हैं, यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं, उनके साथ हम सेटलमेंट कर पाएंगे। तो इससे हमारी रेवेन्यू रिटर्न भी बढ़ जाएगी और जो एक्सप्लॉयटेशन है किसानों का वो भी नहीं होगा। बट ऐसा होता नहीं है, तो आप जानते हो ये तो इनके पूरे फ्लॉज ही हैं। बट ज़रूरी बात आपको ये समझनी है कि तालुकदार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, और यही हम देखते हैं कि तालुकदार ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं अवध में 1857 के रिवोल्ट में। तो इस वजह से जो पहला है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसे हम समरी सेटलमेंट कहते हैं, वो अवध में 1856 में लगाया गया, ये सही बात है। बट जो दूसरा कह रहा है ना कि मिडिल मैन तालुकदार की इनकम जो बढ़ जाती है, ये बात साफ तौर से गलत है, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा लॉसेज झेलने को पड़ते हैं। तो ये बात है। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स हैं वो तालुकदार को बाईपास करने की कोशिश करते हैं और डायरेक्टली पीजेंट्स के साथ डील करते हैं। तो ज़्यादातर तालुकदार का जो कंट्रोल है लैंड और अथॉरिटी पे वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो डिस्पोजेशन है ना, ये वन ऑफ द की रीज़न रहती है कि वाई तालुकदार सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी होना ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है। तो आई गेस यहाँ पे हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर लिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट या किस पेपर की एनालिसिस चाहते हैं यहाँ भी बताएं। मैं जल्दी प्रयास करूँगा उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को डिस्कस करने का। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।